उसने प्रत्येक शब्द का उच्चारण कठोरता से किया। लिनरू डर गई और फू शिशु के करीब चली गई। यहाँ तक कि कोला भी यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, हमारा होटल इतना अच्छा है, फिर आप परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर आप नहीं रुकना चाहते तो चले जाइए, हैमबर्गर ने भी नाखुशी से कहा। फू सिहेंग ने तुरंत कहा, होटल मालिक मुझे माफ करना। मेरी भाभी बस बात कर रही थीं। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह भले ही चौथे स्तर का अग्नि क्षमता वाला उपयोग करता हो, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह हानिरहित दिखने वाला होटल मालिक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी सारी रसद और उस अजीब मशीन के साथ सर्वनाश में शांति से होटल चला सकता है, एक साधारण इंसान हो सकता है? उसकी बेवकूफ भाभी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। चाहे उसका इरादा बुरा हो या बुरा, मैं खुश नहीं हूं, गु वानियन ने ठंडे स्वर में कहा। सोचिए, उस पर उनके क्रिस्टल कोर को और अधिक अर्जित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। वह उन खाद्य पदार्थों की कीमतें यथासंभव कम रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह खपत बढ़ाने के लिए एक भव्य उद्घाटन प्रचार था, लेकिन इससे ग्राहकों को भी फायदा हुआ। आखिरकार लोग इस सर्वनाश में आराम की जिंदगी नहीं जी रहे थे। इस महिला ने बिना किसी आधार के उस पर बदनामी करने की हिम्मत कैसे की? लिन रू रोने की कगार पर थी, और जैसे ही फू शिशु उसके लिए विनती करने वाला था, अचानक होटल का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। दो आदमी अंदर आए, एक लंबा, एक छोटा, एक मोटा और एक पतला। लंबा वाला बड़ा और हट्टा कट्टा था, जबकि छोटे वाले का चेहरा चूहे जैसा था। पहली नजर में वे अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। यहाँ तो सचमुच एक होटल है, छोटे कद का आदमी चौंका। और यहाँ तो बिजली भी है। दूध, ये दूध पकड़े हुए हैं। बड़ा आदमी चिल्लाया। यह वाकई अच्छी जगह है। कोई ज़ॉम्बी नहीं और भरपूर सामान। तभी उसकी नजर गु वानियन के नाजुक चेहरे पर पड़ी। वह कामुकता से मुस्कुराया और बोला, ओह, और यहाँ थोड़ी सी खूबसूरती भी है। गु वानियन का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसने पहले ही अपने मन में निर्णय ले लिया था। यदि संभव हो तो वह इन दोनों कूड़े के टुकड़ों को अपने होटल में बिल्कुल नहीं रहने देगी। सिस्टम, मैं ग्राहकों को मना कर सकता हूँ, है ना? मेजबान को यह अधिकार है। उस आदमी की बातें सुनकर फू सिहेंग की भौहें तन गईं। फू शिशु ने उसके कान में फुसफुसाया, मैंने इन दोनों को सनशाइन बेस पर देखा है। ये वाकई बहुत बुरे हैं। बड़ा वाला अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने और सामान चुराने में करता है, जबकि छोटा वाला छुप छुप कर गलत काम करता है। फू सिहेंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? उनके चेहरे को देखकर लगता है अगर उनके इरादे होटल मालिक के प्रति बुरे हैं तो क्या वह इसे संभाल पाएगी? फू सिहेंग ने एक क्षण सोचा और कहा, आइए इंतजार करें और देखें। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि यदि कोई सचमुच होटल और उसकी आपूर्ति को लूटने की कोशिश करे तो होटल मालिक क्या करेगा। बेशक अगर होटल मालिक वास्तव में इसे संभाल नहीं सकता तो वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। मुझे खेद है, लेकिन अभी कोई खाली कमरा उपलब्ध नहीं है। कृपया चले जाइए, गु वानियन ने ठंडे स्वर में कहा। छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, नाटा आदमी ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार बात सुन ली हो। छोटी सी सुंदरी, क्या तुम्हें लगता है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे? बेहतर होगा कि तुम यह जगह और सारा सामान हमें सौंप दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद हम तुम्हें यहीं रख लेंगे। फिर उसने फू सिहेंग की ओर देखा और कहा, तुम फू सिहेंग हो ना? मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत काबिल हो। क्या हुआ? इस बार दखल मत दो। हम इस जगह और सामान को तुम्हारे साथ बराबर बांट लेंगे। तुम क्या कहते हो? फू सिहेंग ने कुछ नहीं कहा, बस गु वानियन को देखा। उसने देखा कि गु वानियन वास्तव में मुस्कुरा रही थी। गुस्से वाली मुस्कान नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मजाक से खुश हो गई हो। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, गु वानियन ने इत्मीनान से कहा। अभी चले जाओ, वरना मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत दो। दुर्भाग्य से इन दोनों आदमियों को उसकी धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। उनकी नजर में गु वानियन एक साधारण लड़की थी और वो किसी हुनरमंद लड़की जैसी नहीं दिखती थी। इसलिए वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और उन्होंने कामुकता से कहा, जब हमने आप जैसी सुंदरी को देखा तो हम कैसे यहाँ से चले जा सकते हैं? गु वानियन की मुस्कान और भी खिल उठी। उसने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम, इन दोनों कमीनों को अच्छा सबक सिखाओ। समझ गया, मेजबान। सिस्टम की आवाज अभी भी यांत्रिक नीरस थी, लेकिन गु वानियन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह कुछ हद तक उत्साहित लग रहा था। दोनों पुरुषों को अभी भी पता नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। वे चेहरे पर कामुक मुस्कान लिए गु वानियन के पास पहुंचे।
हालांकि उसी समय वे अचानक हवा में उड़ गए। होट लिनरू चौंक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं उड़ रहे थे, वे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो, छोटा आदमी चिल्लाया। लंबे हट्टे कट्टे आदमी को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वे बेवजह हवा में इधर उधर उड़ने लगे और वे बहुत तेज गति से उड़ रहे थे। फू, अरे देखो तो कितनी तेजी से उड़ रहे हैं, गुवानियन ने ठहाका लगाते हुए कहा। सावधान, वहां एक दीवार है। स्कत स्कत स्कत, वो देखो, आखिरकार वो उसी से टकरा ही गए। उफ, एक और टक्कर। कोला और हैमबर्गर ने खुशी से यह सब देखा, यहां तक कि उत्साह में तालियां भी बजाईं। यद्यपि वे युवा थे, फिर भी वे बता सकते थे कि ये दोनों आदमी बुरे आदमी थे। बुरे लोगों को सजा देना सबसे मजेदार था। लगभग 5 मिनट के बाद दोनों व्यक्ति अंततः जोर से धड़क की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। उन्हें चक्कर आ रहा था और उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, क्योंकि वे अभी लगातार दीवारों से टकरा रहे थे। इससे पहले कि वे संभल पाते, उनके शरीर में अचानक एक अकथनीय तीव्र दर्द हुआ और वे अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगे। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा? फू शिशु सिहर उठे। फू सिहेंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि होटल मालिक बस वहां बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर भी इन दोनों व्यक्तियों को मौत के कगार तक यातना दी जा रही थी। 5 मिनट की यातना के बाद वे अचानक होटल से गायब हो गए, एक का पता लगाए बिना। वे कहाँ गए? लिनरू डर के मारे चिल्लाई। वे कहाँ हैं? वे सभी सहज रूप से गुवानियन की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि गुवानियन के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट थी और उसने बेपरवाही से कहा, इस होटल में जो लोग परेशानी पैदा करते हैं या नियमों का पालन नहीं करते, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो 2 आदमी अभी अभी आए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ऐसी जगह भेज दिया गया है जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। लिनरू फूट फूट कर रोने लगी और गुवानियन से माफी मांगते हुए बोली, होटल मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं पहले ही पागल हो गई थी, मुझे आपसे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। कृपया मुझे माफ कर दो। उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी। यदि वह अकेले ही ज़ॉम्बी से भिड़ती तो संभवतः उसे केवल मौत ही हाथ लगती। वह और कमजोर फू शिशु इस सर्वनाशकारी दुनिया में इतने लंबे समय तक जीवित रहे, इसका सारा श्रेय फू सिहेंग को जाता है। यहां तक कि उनके पास जो क्रिस्टल कोर थे, वे भी उन्हें फू सिहेंग ने ही दिए थे। गुवानियन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसमें कोई विशेष भावना नहीं थी। लिनरू जैसे लोगों को यदि ठहरने की अनुमति भी मिल जाए तो भी वे होटल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। हालांकि अगर लिनरू नियम तोड़ती या अपना मूड खराब करती तो सिस्टम तुरंत लिनरू को बाहर भेज देता। ऐसी स्थिति में सिस्टम को कुछ और अंक अर्जित करने की अनुमति क्यों न दी जाए? बेशक अगर लिनरू अब से अच्छा व्यवहार करे और बिना बकबक किए होटल के नियमों का पालन करे तो उसे ठहरने देने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही फू सिहेंग लिनरू के लिए फिर से विनती करने वाला था, उसने गुवानियन को यह कहते सुना, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। पॉइंट्स के बदले कुछ ले लो। लिनरू ने तुरंत कहा, धन्यवाद होटल मालिक। उसने तुरंत एक क्रिस्टल कोर निकाला और उसे मशीन पर रख दिया। जल्द ही एक कमरे का कार्ड दिखाई दिया। लिनरू कमरा 204 में चेक इन कर सकती थी। गुवानियन ने लिनरू से आधी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, होटल में चेक इन करने के बाद तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। तुम कमरा नंबर 204 और होटल के कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे लॉबी, रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें दूसरे लोगों के कमरों में जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम इसका उल्लंघन करोगी तो तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। हम भविष्य में डबल रूम खोलेंगे और तुम तब कमरा बदल सकोगी, समझी? मैं समझ गई। लिनरू ने जल्दी से सिर हिलाया। होटल मालिक, मैं कुछ और खाना खरीदना चाहता हूँ, फू सिहेंग ने कहा। हम ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और दूध वहां वाली कैबिनेट में हैं। अगर आपको खाना चाहिए तो कैफेटेरिया में जाकर खुद ले लीजिए। आज गुवानियन ने सिस्टम के साथ चर्चा की और कैबिनेट को लॉबी में ले जाया गया। आखिरकार कैबिनेट केवल भोजन भंडारण के लिए थी और भोजन बाहरी लोगों को बेचा जा सकता था। इसलिए जब गुवानियन ने इसका उल्लेख किया तो सिस्टम सहमत हो गया। उस पर एक कागज चिपका हुआ था जिसमें खाने की चीजों की कीमतें लिखी थीं। इस तरह जब मेहमान ये चीजें खरीदना चाहेंगे तो उन्हें उसके दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं होगी। और अब क्योंकि गुवानियन ने एक और काम पूरा कर लिया था, कैबिनेट में कोला, संतरे का जूस, सेब और केले भी थे। ठीक है, फू सिहेंग ने सिर हिलाया और फू शिशु और लिनरू को खाना खरीदने के लिए ले गया। गुवानियन ने फू शिशु और लिनरू के आश्चर्य भरे उद्गार सुने, लेकिन वह सिस्टम के साथ होटल के नियमों पर चर्चा करने में व्यस्त थी।
सिस्टम, भविष्य में यहाँ और भी ज्यादा मेहमान आएंगे और हर किसी को नियम दोहराना बहुत परेशानी भरा काम है। आप नियमों को लिखकर एक बोर्ड क्यों नहीं बनवाते और उसे यहाँ रिसेप्शन पर क्यों नहीं लगा देते? इससे आने पर हर कोई इसे देख सकेगा। निश्चित रूप से, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। तभी पलक झपकते ही गुवानियन ने फ्रंट डेस्क के बगल में एक साइन बोर्ड देखा। साइन बोर्ड के शीर्ष पर 6 बड़े अक्षर लिखे थे, पीस होटल रूल्स। नीचे लिखा था, एक होटल पॉइंट सिस्टम पर काम करता है। मेहमान किसी भी वस्तु के बदले संबंधित पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट के बदले में प्राप्त वस्तुएं वापस नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने रूम कार्ड का उपयोग केवल स्वयं ही कर सकता है। होटल के अंदर किसी भी वस्तु को पॉइंट के बदले वापस नहीं किया जा सकता। 2 ठहरने के दिनों की संख्या की पुष्टि के बाद अंक काट लिए जाएंगे। कमरे का उपयोग किया गया हो या नहीं, अंक वापस नहीं किए जाएंगे। 3 भोजन अलग से खरीदा जा सकता है। रसीद पर संबंधित अंक काट लिए जाएंगे। एक बार भोजन बिक जाने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता। होटल में खरीदी गई कोई भी वस्तु, साथ ही कमरों में मौजूद किसी भी चीज को दोबारा बेचने के लिए बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। कमरों में पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी नहीं होनी चाहिए। 4 अन्य अतिथियों के कमरे में प्रवेश करना वर्जित है। 5 मुख्य कक्ष में प्रवेश वर्जित है। 6 किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार वर्जित है। यदि विवादों का स्वतंत्र रूप से समाधान संभव न हो तो होटल मालिक की सहायता लें। 7 होटल मालिक का होटल में पूर्ण अधिकार होता है। कृपया होटल मालिक और उनके परिवार का सम्मान करें। नोट, उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत होटल से निकाल दिया जाएगा और होटल की काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा उन्हें दोबारा होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होस्ट, ये नियम कैसे हैं? सिस्टम ने पूछा। गुवानियन ने उन्हें देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। हम ये अच्छे हैं। अगर मुझे बाद में कुछ और याद आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम उसे जोड़ सकती हो। समझा? इस समय कदमों की आवाज सुनाई दी और गुवानियन ने मुड़कर देखा कि डोंग युए हांफते हुए दौड़ रहा था। होटल मालकिन बहन, मेरा कमरा अभी अचानक बदल गया, डोंग यू ने आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर कहा। हाँ, आपके कमरे को अपग्रेड कर दिया गया है, गुवानियन ने कहा। कोला ने उत्सुकता से पूछा, क्या बदल गया? बहुत सारी चीजें जुड़ गईं, डोंग यू ने खुशी से कहा। अब पर्दे और मेज कुर्सियों का एक सेट है। और हाँ, बाथरूम में एक साफ तौलिया और टॉयलेट पेपर है और किचन में एक छोटा इलेक्ट्रिक कुकर और कटोरों और चॉपस्टिक्स का एक सेट है। वाह, बहुत बढ़िया, गुवानियन मुस्कुराई। चिंता मत करो, शायद भविष्य में कमरे का नवीनीकरण होता रहेगा। धन्यवाद, होटल मालकिन बहन। पहले तो जब ये चीजें अचानक सामने आईं तो डोंग यू इतनी हैरान हुई कि हिल भी नहीं पाई। लेकिन फिर उसने सोचा, इस होटल का अचानक प्रकट होना, जहां ज़ॉम्बी घुस नहीं सकते, पहले से ही एक चमत्कारी चीज थी, इसलिए कमरे में अचानक कुछ चीजें दिखाई देना समझ से परे नहीं था। जहां तक कमरे के अपने आप नवीनीकरण की बात है, हालांकि उसे जिज्ञासा थी, अगर होटल मालिक ने इसका जिक्र न किया होता तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार इससे उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा था। होटल में कुछ नया खाना भी है। चलो चल कर देखते हैं। गुवानियन सबसे पहले अलमारी के पास गई और कोला की एक बोतल और संतरे के जूस की 2 बोतलें निकाली। कोला का स्वाद वैसा ही था जैसा प्रलय से पहले था और छोटे कोला प्रशंसक को यह बहुत पसंद आया। संतरे के रस का स्वाद ऐसा था जैसे कि ताजा निचोड़ा हुआ हो, विशेष रूप से स्वादिष्ट, संतरे के स्वाद से भरपूर, मीठा लेकिन ज्यादा चिपचिपा नहीं। उन्होंने पेय और फलों की कीमत एक एक अंक निर्धारित की और सिस्टम को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। डोंग युए कोला की एक बोतल और एक सेब खरीदने से खुद को नहीं रोक सका। अब वह बेतहाशा अंक खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए वह कैफेटेरिया नहीं गई और सीधे इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट ले लिया। यह बिल्कुल सही समय था, क्योंकि अब वह अपने इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कुकर का उपयोग कर सकती थी। जब वह कैफेटेरिया में पहुंची तो गुवानियन ने पाया कि मशीन पर 3 और व्यंजन चिन्ह चमक रहे थे, ब्रेस्ड पोर्क, उबली हुई मछली और मीठी और खट्टी पसलियां। उसने खुशी खुशी प्रत्येक का एक सा चुना, साथ में 3 कटोरी चावल भी लिए और कोला और हैमबर्गर के साथ अपना खाना खाना शुरू कर दिया। फू सिहेंग और अन्य लोग भी पास में ही दावत कर रहे थे। जब वे लगभग खाना खत्म कर चुके थे तो गुवानियन ने फू सिहेंग से पूछा, आप सभी पहले कहाँ रहते थे? क्या आसपास कोई बेस या ऐसी ही कोई जगह है? उनका अगला काम एक होटल सेवा स्टाफ सदस्य की भर्ती करना था। हालांकि कोई न कोई तो अंततः होटल में स्वयं ही आ ही जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा।
चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह बेस पर जाकर सक्रिय रूप से भर्ती कर सकती थी, देख सकती थी कि क्या कोई सेवा कर्मचारी बनने के लिए तैयार है और वहां रहते हुए होटल का प्रचार कर सकती थी। हाँ, यहाँ से लगभग आधे दिन की दूरी पर एक सनशाइन बेस है, फू सिहेंग ने कहा। मेरे बड़े भाई और भाभी वहीं रहते थे। मैं समझ गया, गु वानियन ने सिर हिलाया। सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उसे जहां भी जाना चाहेगी वहां ले जाएगा। इसके अलावा हालांकि होटल के बाहर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, ज़ोंबी या प्राकृतिक आपदा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, न ही कोई उसे रोक सकता था, इसलिए वह जहां भी जाती थी पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। हालांकि वह 78 घंटे से अधिक समय तक होटल से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे पास के बेस पर जाना पड़ा। बेस केवल आधे दिन की यात्रा की दूरी पर था, जो निश्चित रूप से पर्याप्त समय होगा। रात के खाने के बाद गु वानियन ने अपना कोला और हैमबर्गर वापस आराम करने के लिए ले जाने की तैयारी की। फू सिहेंग और अन्य लोग अभी तक नहीं गए थे और उसने देखा कि लिन रू चुपके से उसे देख रहा था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गु वानियन और उसके साथियों के जाने के बाद फू सिशु ने आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होटल की मालकिन, जो इतनी छोटी और पतली दिखती है, इतनी शक्तिशाली हो सकती है और होटल इतना जादुई हो सकता है। क्या उसके पास मानसिक क्षमता और स्थानिक क्षमता का संयोजन हो सकता है? फू सिहेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ऐसी शक्तिशाली क्षमताओं के बारे में कभी नहीं सुना। मेरी राय में यह उससे कहीं अधिक जटिल है। खैर, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। जब तक हम यहाँ रह सकते हैं, यह काफी अच्छा है। ठीक है, हमारे पास अभी भी काफी क्रिस्टल कोर हैं, जो कुछ समय के लिए यहाँ रहने के लिए पर्याप्त हैं। मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर कुछ ज़ॉम्बी मारने के लिए बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं पॉइंट्स के बदले में और क्रिस्टल कोर पा सकता हूं। फू सिशु ने आह भरी, काश जियाओयू अभी भी यहाँ होती। फू सिहेंग कड़वाहट से मुस्कुराया, भाई, यह जियाओयू वास्तव में कौन है? मैंने सुना है कि आपने उसका उल्लेख कई बार किया है। लिन रू बोलने ही वाली थी, लेकिन फू सिशु ने अपना सिर हिलाकर उसे रोक दिया। खाना खत्म करने के बाद वे दूसरी मंजिल पर लौट आए और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। लिन रू को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। सर्वनाश शुरू होने के बाद से वह इतनी संतुष्ट नहीं हुई थी, लेकिन जब उसने सोचा कि वह और फू सिशु विवाहित हैं, फिर भी एक कमरा साझा नहीं कर सकते, तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। कमरा इतना छोटा भी नहीं था। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई कैमरा नहीं दिखा। अब जब गु वानियन आसपास नहीं थी, अगर वह फू सिशु के कमरे में घुस गई तो गु वानियन को कैसे पता चलेगा? भले ही उन्हें होटल के नियमों का पालन करना पड़े, लेकिन जब तक मालिक को इसकी जानकारी नहीं है, तब तक यह ठीक होना चाहिए, है ना? फू सिशु कुछ देर से बिस्तर पर लेटा हुआ था और जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह उठा, दरवाजे तक गया और उसे खोला तो लिनरू खड़ी थी। रुरू, फू सिशु ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे कमरे में कोई समस्या है? नहीं जानू, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, लिनरू ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रलय के बाद से हम कभी अलग नहीं हुए। तुम्हारे बिना मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। फू सिशु ने आह भरी, रुरू, क्या तुम होटल के नियम भूल गए हो? तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते और मैं तुम्हारे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। सोचो कि उन दो उपद्रवियों के साथ पहले क्या हुआ था। लेकिन मालकिन अभी यहाँ नहीं है, लिनरू ने कहा। वो भले ही ताकतवर हों, लेकिन अगर मैं तुम्हारे कमरे में घुस जाऊं तो वो देख नहीं पाएंगी। वो मुझे सजा कैसे दे सकती हैं? फू सिशु ने भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। खांसी खांसी, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। मुझे अंदर आने दो। इससे पहले कि फू सिशु प्रतिक्रिया दे पाता, लिनरू पहले ही उसके कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उसी समय अचानक कहीं से एक आवाज गूंजी, चेतावनी, होटल के नियमों का उल्लंघन। निष्कासन जारी है। लिनरू का चेहरा पीला पड़ गया और फू सिशु घबरा गया। अगले ही पल लिनरू फू सिशु की आंखों के सामने से तुरंत गायब हो गई। रुरू रुरू, फू सिशु घबराहट में चिल्लाया। वह खांसता हुआ कमरे से बाहर भागा, गलियारे में इधर उधर देखता हुआ लिनरू का नाम पुकारा। फू सिहेंग ने पड़ोसी कमरे से शोर सुनकर जल्दी से बाहर आकर पूछा, भाई क्या हुआ? फू सिशु ने कांपते हुए होठों से बताया कि अभी क्या हुआ था। फू सिहेंग दंग रह गया। उसे स्थिति बेतुकी और कुछ हद तक मनोरंजक लगी। क्या तुमने मालकिन की काबिलियत नहीं देखी? उसने खास तौर पर हर कमरे में एक ही व्यक्ति पर जोर दिया था। तुमने सुना क्यों नहीं? फू सिहेंग समझ नहीं पाया। रुरू, वह हमेशा से ही इतनी हठी रही है। आह फू
सिहेंग को इसमें शामिल होने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। हालांकि वह अपने बड़े भाई के बहुत करीब था, लेकिन उसकी भाभी प्रलय की शुरुआत से ही उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी, उसके बीमार भाई से भी ज्यादा। सिहेंग, क्या हमें जाकर मालिक से उसे वापस लाने की विनती करनी चाहिए? फू शिशु ने पूछा। कैसे? उसने पहले भी एक बार मालिक को नाराज किया था और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ रह पाए थे। अब वह फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। और तो और मालिक ने तो उसे नियम भी बता दिए थे। अगर हम अब जाकर भीख मांगेंगे तो मालिक नाराज हो जाएगा और हमें भी निकाल देगा। भैया, क्या तुम वापस बेस पर जाना चाहते हो? फू शिशु चुप हो गया। फू सिहेंग आमतौर पर शांत और संयमित रहते थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने जोश और विस्तार से बात की थी। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वह सही था। मालिक ने पहले कहा था कि उसने उन दो उपद्रवियों को ज़ॉम्बी गिरोह के पास भेज दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि रुरु भी? फू शिशु का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। फू सिहेंग एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, शायद, लेकिन उसने खुद ही यह सब किया है। अगर तुम सच में उसके बारे में चिंतित हो तो मैं कल उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन हमें उसका मिलना मुश्किल है। फू शिशु केवल सिर हिला सका और चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने कमरे में लौट गया। उसने सोचा, काश उसने लिनरु को रोकने में और सख्ती बरती होती। अगली सुबह जब गु वानियन जागी तब सिस्टम ने उसे बताया कि लिनरु को पिछली रात होटल के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया गया था। यह अपेक्षित था, इसलिए उसने कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस नहीं की। उसने पहले ही लिनरु को इस बात पर जोर दिया था कि अन्य लोगों के कमरों में प्रवेश करना मना है और होटल के नियम फ्रंट डेस्क के बगल में पोस्ट किए गए हैं। यदि लिनरु ने फिर भी नियमों का उल्लंघन करने का फैसला किया तो उसे परिणामों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नाश्ते में उन्होंने टोस्ट और तले हुए अंडों के साथ 3 साधारण सैंडविच बनाए, फिर एक केला खाया और अपने दोनों बच्चों के साथ एक कार्टन दूध पिया। कोला और हैमबर्गर बहुत संतुष्ट थे। जब से उन्हें होटल मिला है, उन्हें हर दिन ऐसा महसूस होता है जैसे वे स्वर्ग में रह रहे हों। यद्यपि रात में वे कभी कभी अपने पिछले भयावह जीवन के बारे में सपने देखते थे, जिसमें वे सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा भयावह लाशों के सपने देखते थे। लेकिन जैसे ही वे जागते और अपनी बहन को अपने पास देखते, उन्हें राहत महसूस होती। नाश्ते के बाद गु वानियन सनशाइन बेस के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। उन्होंने दोनों बच्चों को फ्रंट डेस्क पर बैठा दिया और उन्हें आने वाले मेहमानों की जांच करने का निर्देश दिया। बच्चों ने पहले भी कई बार उसे मेहमानों की जांच करते हुए देखा था, इसलिए वे जानते थे कि क्या करना है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि व्यवस्था इसकी इजाजत नहीं देती। गु वानियन ने अलमारी से एक आरामदायक पोशाक चुनी और आरामदायक चलने वाले जूते पहन लिए। वह कोला और हैमबर्गर लॉबी में ले आई, जहां उसने फू भाइयों शिशु और सिहेंग को ब्रेड और दूध खाते हुए देखा। उसे बाहर आते देख फू शिशु कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फू सिहेंग ने उससे पहले ही कह दिया, गुड मॉर्निंग होटल मालिक। सुप्रभात, गु वानियन मुस्कुराया। होटल मालिक, मेरी पत्नी कल रात, फू शिशु ने कहना शुरू किया, फिर उसे अजीब लगा और वह आगे नहीं बोल सका। गु वानियन ने शांत भाव से कहा, मुझे पहले से ही पता है। सुश्री लिन ने नियमों का उल्लंघन किया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्हें होटल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगर आप उन्हें ढूंढ भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होटल ने लिनरु को दोबारा ठहरने की अनुमति नहीं दी। फू शिशु का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी सफेद हो गया। एक पल बाद उसने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, जब तक वो जिंदा है उसे बेस पर वापस लाना भी अच्छा रहेगा। उसे इस बात का अधिक से अधिक अफसोस होने लगा कि उसने लिनरु को होटल के नियमों का ठीक से पालन करने के लिए राजी नहीं किया। गु वानियन ने उनसे और कुछ नहीं कहा। उसने दोपहर के भोजन के लिए अपने बैग में ब्रेड के 2 टुकड़े और संतरे के जूस की एक बोतल रखी, कोला और हैमबर्गर को होटल पर ध्यान से नजर रखने की याद दिलाई और फिर चल पड़ी। सिस्टम का नक्शा अपने दिमाग में अंकित करके वह आसानी से सनशाइन बेस के आसपास पहुंच गई। सनशाइन बेस में किसी को भी प्रवेश की अनुमति थी, इसलिए प्रवेश द्वार पर कोई गार्ड नहीं था। वहां केवल एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय व्यक्ति एक जर्जर कुर्सी पर बैठा था, जो संभवतः किसी आने वाले ज़ोंबी पर नजर रख रहा था। जब गु वानियन उसके पास से गुजरी तो उसने उसके चेहरे पर संदेह और आश्चर्य देखा। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसके कपड़े और बैग बहुत साफ थे, जो कि इस सर्वनाशकारी दुनिया में असामान्य बात थी, विशेष रूप से एक अकेली लड़की के लिए। गु वानियन सनशाइन बेस में गए और उन्होंने हर जगह अस्थायी आश्रय स्थल देखे।
आश्रय स्थलों के अंदर पुरुष और महिलाएं थीं, ज्यादातर युवा और अधेड़ उम्र के, और बुजुर्ग और बच्चे कम थे। कुछ लोग जमीन पर बैठने के लिए कंबल बिछाने में सफल रहे। अन्य लोग केवल सूखी घास को बिस्तर के रूप में उपयोग कर सकते थे तथा थके हुए ढंग से संपीड़ित बिस्कुटों को कुतरते रहते थे। एक साफ सुथरी, अच्छे कपड़े पहने लड़की के रूप में बेस से अकेले गुजरते हुए उसकी उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। वह लड़की कौन है? उसके कपड़े इतने साफ हैं, मानो बिल्कुल नए हों। पता नहीं, उसे पहले कभी नहीं देखा। बेस पर नया होगा। उसे देखो, वह पतली है लेकिन उसका रंग गुलाबी है और वह स्वस्थ दिखती है। उसके पास एक बैकपैक भी है और वह भी साफ है। लगता है उसके अंदर कुछ है। क्या वह खाना हो सकता है? खाना, भोजन का नाम सुनते ही सभी की आंखें चमक उठती थीं। अभाव की इस दुनिया में कभी कभी संपीड़ित बिस्कुट के कुछ पैकेट भी छीनाछपटी का कारण बन सकते हैं। सनशाइन बेस में कुछ क्षमता उपयोगकर्ता व्यवस्था बनाए रखने में लगे थे, लेकिन संसाधनों को लेकर झगड़े और विवाद अभी भी समय समय पर होते रहते थे। और अब एक अकेली लड़की, अगर उसके बैग में सचमुच खाना था। कुछ लोग पहले से ही योजना बना रहे थे, जबकि अन्य लड़की की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। गुवानियन ने उन घूरती निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। बेस में मौजूद लोगों को देखते हुए उसे बेचैनी महसूस हुई। इस सर्वनाशकारी दुनिया में ज्यादातर लोग, खासकर आम लोग और निम्नस्तरीय क्षमता वाले लोग, संघर्ष कर रहे थे। हर दिन वे डर में जीते थे, यह नहीं जानते थे कि वे भूख, प्यास या ज़ॉम्बी के काटने से मरेंगे। लेकिन सहानुभूति को छोड़कर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि होटल के बाहर वह होटल का प्रचार तो कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति या कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न ही दूसरों को सामान दे सकती है। बेशक जब तक कि किसी ने सक्रिय रूप से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की हो, उस स्थिति में वे मौत की मांग कर रहे होंगे। वह यह बात समझ सकती थी, क्योंकि जादुई होटल पहले से ही एक बड़ा धोखाखोर था। यदि वह होटल के बाहर जो चाहे कर सकती है, तो क्या यह बहुत अधिक नहीं होगा? अपने आप को संभालते हुए वह इधर उधर देखने लगी, इस उम्मीद में कि उसे होटल में स्टाफ के रूप में कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा। हालांकि उसी समय दो हट्टे कट्टे आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बच्ची, इतनी अकेली? एक आदमी ने उसे घूरकर देखा। लगता तो नहीं कि तू भूखी या ठिठुर रही है। तेरे इस बैग में क्या है? क्या खाना है? कई लोग उनकी ओर देखने लगे, उनकी आंखें जिज्ञासा और लालच से भरी हुई थीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? गुवानियन ने व्यंग्य किया। तुम्हारी कदकाठी देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम भूखे भी रहे हो। मुझे यकीन है कि तुमने कई लोगों का सामान लूटा होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, वह आदमी जोर से हंसा। होशियार लड़की, समझदारी से काम लो और वो बैग दे दो तो तुम्हें कम तकलीफ होगी। वरना यकीन मानो मैं हे भाई, इस बार पहले मुझे उसे लेने दो। उनकी बातें सुनकर गुवानियन को बहुत घृणा महसूस हुई। सर्वनाश के बाद की दुनिया पहले से ही काफी कठिन थी, और फिर भी ऐसे जानवर थे जो इसे और भी कठिन बना रहे थे। वे लंबे और मजबूत थे, और कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज उन्होंने उसे उकसाने का फैसला किया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्या तुमने सुना? अब बैग मुझे सौंप दो। दफा हो जाओ, गुवेनिन ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों व्यक्ति ऐसे हंसे मानो उन्होंने अभी अभी कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम छोटी बच्ची, सपनों की दुनिया में जी रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तीसरे स्तर की क्षमता का उपयोग करता हूं। यहां मुझसे ज्यादा क्षमता का स्तर किसी का नहीं है। क्या तुम मुझसे उल्टा बात करने की हिम्मत कर पा रही हो? लगता है मुझे पहले तुम्हें सबक सिखाना होगा। तभी अचानक एक व्यक्ति गुवानियन के सामने आ गया। तुम्हें लोगों को धमकाने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि दो हट्टे कट्टे आदमी भी दंग रह गए। गुवानियन की तो बात ही छोड़िए। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके सामने लगभग 15 या 16 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसके बाल कटे हुए थे। वह बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी। जूशी, यह तुम फिर से हो? क्या पिछली बार तुम्हें पर्याप्त पिटाई नहीं मिली थी? यहां से चले जाओ। जूशी के होंठ आपस में कसकर चिपके हुए थे। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने दांत पीस लिए और गुवानियन के सामने से हटने से इनकार कर दिया। उनमें से एक हट्टे कट्टे आदमी ने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह आदमी हंसने वाला था, अचानक एक व्यक्ति दौड़कर आया और उसके चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। उसका चेहरा एक ओर झुक गया और उसे दर्द होने लगा। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया। अरे, किसी ने तो उसे मारने की हिम्मत की। यहां तक कि सनशाइन बेस में व्यवस्था बनाए रखने वाले कुछ क्षमता उपयोगकर्ताओं ने भी उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की।
दूसरे हट्टे-कट्टे आदमी ने भी गुवानियन को आश्चर्य से देखा, क्योंकि जिसने अभी अभी वार किया था वह एक नाजुक सी दिखने वाली छोटी बच्ची थी। गुवानियन ने अपनी मुट्ठी हिलाते हुए उपहास किया। उसके शरीर में वास्तव में बहुत ताकत थी, जिससे उसे एक मजबूत महिला होने का एहसास होता था। यह वास्तव में इसी कारण था कि मूल मालिक 1 वर्ष से अधिक समय तक कोक और हैमबर्गर के साथ सर्वनाश में जीवित रहने में सक्षम रहा था। यद्यपि वह पहले भी कुपोषित थी, लेकिन हाल ही में उसने कुछ पोषण वापस पा लिया है। और अभी अभी जो मुक्का मारा था उसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इन दोनों पुरुषों ने पहले उससे झगड़ा किया था, इसलिए व्यवस्था के नियमों के अनुसार उसे जवाबी लड़ाई लड़ने की अनुमति थी। तू कुतिया, तू यही मांग रही है? आज मैं तेरा बलात्कार करूंगा और फिर तुझे मार डालूंगा। जिस व्यक्ति को मारा गया था वह अपमान से क्रोधित हो गया और उसने गुवानियन पर अपनी मुट्ठी घुमाई। दर्शकों में से कुछ लोग यह सब देखना सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें लड़की की अपेक्षित चीखें सुनाई नहीं दी। बल्कि जिन लोगों ने आंखें बंद नहीं की थीं, उन्होंने आश्चर्य से आवाजें निकाली। उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह हट्टा-कट्टा आदमी अपनी मुक्का मारने की मुद्रा में जड़वत खड़ा था और लड़की अभी भी अपने मूल स्थान पर सुरक्षित खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी, मानो वह उस आदमी की अयोग्यता का उपहास कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो? दूसरे हट्टे-कट्टे आदमी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे मारो। मैं हिल नहीं सकता। मैं अपनी मुट्ठी नीचे नहीं ला सकता। आप क्या बकवास कर रहे हैं? दूसरे हट्टे-कट्टे आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह गुवानियन पर हाथ रखने वाला था उसने पाया कि वह भी हिल नहीं सकता। वे क्यों नहीं हिल रहे हैं? किसी ने आश्चर्य से पूछा। मैंने अभी उसे यह कहते सुना कि वह हिल नहीं सकता। क्या हो रहा है? क्षमता उपयोगकर्ता। वह लड़की एक क्षमता उपयोगकर्ता है। बिल्कुल नहीं, वह तो ऐसी दिखती ही नहीं। इसके अलावा वह आदमी पहले से ही तीसरे स्तर की क्षमता वाला व्यक्ति है। इस लड़की के लिए उसे इस हद तक नियंत्रित करना, उसकी क्षमता कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर कोई लड़की साधारण होती तो वह सर्वनाश में जीवित रह पाती? लेकिन गुवानियन ने अपने आसपास हो रही हैरानी और डर की चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। उसने बस उन दो हट्टे-कट्टे आदमियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश से प्रकाश की 2 किरणें उतरीं, जो सीधे उन दो हट्टे-कट्टे आदमियों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत जोर से मारा गया था, जिससे वे तुरंत खून थूकने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उनका भाग्य अज्ञात था। आसपास के सभी लोग डर गए और पीछे हट गए। हालांकि कई लोगों ने गुवानियन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। आखिर ये दोनों हट्टे-कट्टे आदमी अक्सर बेस में लोगों को धमकाते थे और वे उनसे बहुत पहले से ही घृणा करते थे। और अब उनके सामने खड़ी यह लड़की वाकई कितनी ताकतवर थी। गुवानियन ने जमीन पर पड़े 2 आदमियों को देखा और उपहास किया। अब यदि वे मरते भी नहीं तो भी अपंग हो जाते। और इस सर्वनाशकारी दुनिया में उनके मजबूत शरीर के बिना और पहले भी कई लोगों को नाराज करने के कारण उनके भविष्य के दिन आसान नहीं होंगे। उसने अपना सिर घुमाकर जूशी की ओर देखा, जिसने अभी अभी उसकी रक्षा की थी। इस समय जूशी भी आश्चर्यचकित और प्रशंसा भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से उन 2 हट्टे-कट्टे आदमियों का भाग्य अभी अभी देखा था और उसे लगा कि यह बहुत संतोषजनक है। उसने उन दोनों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी जब वे लोगों को धमकाते थे, लेकिन अपने छोटे हाथों और पैरों के साथ वह उनसे कैसे लड़ पाता। उसे बुरी तरह पीटा गया था। लेकिन अभी जब उसने देखा कि एक बहन को उन दोनों द्वारा फिर से परेशान किया जाने वाला है, तो वह अभी भी खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने सोचा, सबसे बुरी स्थिति में तो इसका मतलब सिर्फ मौत होगी। वैसे भी इस सर्वनाश में बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बहन इतनी शक्तिशाली होगी। आखिर उसने आकाश से उतरती हुई प्रकाश की उन 2 किरणों को कैसे उत्पन्न किया? क्या तुम ठीक हो? गुवानियन ने उससे पूछा। उसकी आवाज सुनकर जूशी होश में आया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। गुवानियन वास्तव में उसे यह बताना चाहता था कि यदि वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो उसे जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आखिरकार अब सर्वनाश हो चुका था। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी जमाने में जूशी जैसे लोग जरूर होंगे, है ना? वे दूसरों से अपने लिए कुछ करने को नहीं कहते, न ही दूसरों की कीमत पर उदारता दिखाते। वे बस अपना काम करना चाहते थे। चूंकि आज उसकी मुलाकात जूशी से हुई थी, इसलिए वह उससे पूछ सकती थी कि क्या वह वेटर बनने को तैयार है। अगर जूशी तैयार होता तो वह उसे बताती कि क्या करना है।
अगर जोशी मान जाता लेकिन फिर होटल के नियमों का उल्लंघन करता तो सिस्टम उसे सीधे निकाल देता। लेकिन उसे यह एहसास था कि वह गलत चुनाव नहीं करेगी। तो उसने बस इतना कहा, आपका नाम जोशी है ना? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? जोशी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी उदास थीं। मेरे परिवार के बाकी लोग बच नहीं पाए, मैं ही अकेला बचा हूँ। तो क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? मेरे होटल में इस समय वेटरों की नियुक्ति चल रही है, क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? जोशी ने 2 बार पलकें झपकाईं और अनिश्चितता से पूछा, हो होटल? क्या यह वैसा ही होटल है जिसके बारे में मैं सोच रहा था? हाँ, गुवानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर पर आपको ज़ॉम्बी से परेशानी नहीं होगी, आपको प्राकृतिक आपदाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ सामान भी है, लेकिन आपको नियमों का पालन करना होगा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जोशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब भी ऐसी जगह होगी। लेकिन उसने अभी अभी देखा था कि गुवानियन कितनी शक्तिशाली थी। क्या प्रकाश की उन 2 किरणों को सामान्य ज्ञान से समझाया जा सकता है? तो इस खूबसूरत बहन ने जो कहा वह पूरी तरह सच था। खैर, अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसे नहीं पता कि वह कितने समय तक जीवित रह पाएगा। एक जुआ भी खेल सकते हैं। जोशी ने अपने होंठ काटे, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। बहन, मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा, तो जल्दी से उठो और मेरे पीछे आओ। जोशी जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। गुवानियन ने देखा कि आसपास अभी भी बहुत से लोग उसकी ओर देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सब लोग, मैंने उत्तर दिशा में एक होटल खोला है। वहाँ सामान भरपूर है, दाम सस्ते हैं, और ज़ॉम्बी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अगर तुम सनशाइन बेस से निकलकर उत्तर दिशा में जाओ तो लगभग आधे दिन की पैदल यात्रा के बाद तुम्हें वह होटल दिखाई देगा। मेरे होटल का नाम पीस होटल है और सबका स्वागत है। बेशक अभी ज्यादा कमरे खाली नहीं हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में काफी कमरे हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हंगामा मच गया। होटल? ऐसे समय में कोई होटल कैसे खोल सकता है? वह झूठ बोल रही होगी। उसके जैसी जवान लड़की को इतनी सारी चीजें कहां से मिलेंगी? लेकिन क्या तुमने अभी नहीं देखा कि वह कितनी शक्तिशाली थी? तो क्या? उसने तो यह भी कहा था कि उन्हें ज़ॉम्बी से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या यह संभव है? अगर वह शक्तिशाली भी है तो क्या होगा अगर 100 ज़ॉम्बी आ जाएं? 1000 ज़ॉम्बी? क्या वह उन सबसे अकेले लड़ सकती है? पुनः क्या ऐसा हो सकता है कि उसने देखा कि जोशी बच्चा अच्छा दिखता है, इसलिए उसने उसे अपने साथ चलने के लिए लुभाने के लिए झूठ बोला? मुझे भी नहीं लगता कि यह विश्वसनीय है। मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक है। गुवानियन को जो कहना था वह कह देने के बाद उसे रुकने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। खैर, कुछ लोग तो हमेशा ही ऐसे होंगे जो उस पर यकीन करेंगे और होटल को आजमाने को तैयार होंगे। तब तक होटल की ख्याति धीरे धीरे फैल जाएगी और जो लोग उस पर यकीन नहीं करते थे उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी कही हर बात सच थी। यह सही था कि होटल में अब ज्यादा कमरे खाली नहीं थे। कुछ समय बाद जब अधिक कमरे खाली हो जाते तो वह अधिक विज्ञापन देती। तो गुवानिन ने जोशी को स्टाइल से दूर कर दिया। बेस छोड़ने के बाद गुवानियन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग! बधाई हो मेजबान, आपने कार्य पूरा कर लिया है और आपको निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक स्टाफ डॉर्मेट्री कक्ष, स्टाफ यूनिफॉर्म के 2 सेट, कक्ष 205, कक्ष 202 और अतिथि कक्ष 203 के लिए अपग्रेड, एक चावल नूडल की दुकान और असीमित चावल नूडल। क्या होटल वापस पहुंचने से पहले ही काम पूरा हो चुका था? खैर, यह बात समझ में आती है क्योंकि जोशी को वेटर के रूप में भर्ती किया गया था। अब उसके पास खाने के लिए चावल के नूडल्स होंगे और यहाँ तक कि चावल के नूडल्स की एक दुकान भी होगी। मसालेदार और खट्टे चावल के नूडल्स के बारे में सोचकर ही गुवानियन के मुंह में पानी आ गया। नया कार्य अनलॉक हुआ, एक अन्य होटल अतिथि की भर्ती करें। इस अतिथि की पहचान पर प्रतिबंध है, महिला होना आवश्यक है। कोई समय सीमा नहीं। कार्य पुरस्कार, कमरे 206, 207, 208, कमरा 204 और 205 के लिए अपग्रेड, 5 व्यंजनों की असीमित मात्रा, 5 प्रकार के फलों की असीमित मात्रा, 5 प्रकार के पेय की असीमित मात्रा। गुवानियन पुरस्कारों की प्रचुरता देखकर लगभग चकित रह गया। वह पहले से ही अपने आने वाले सुंदर जीवन की कल्पना कर सकती थी। हालांकि इस बार मेहमानों की पहचान पर पाबंदी थी। सिर्फ महिलाएं? बहन, क्या हुआ? जोशी ने हैरानी से पूछा। आप अचानक क्यों रुक गईं? ओह, कुछ नहीं। मुझे बस थोड़ी भूख लग रही है, गुवानियन ने कहा और अपना बैग उतारकर जिप खोलकर उसमें से 2 ब्रेड के टुकड़े निकाले। जोशी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह ब्रेड थी
और यह बिल्कुल सही पैकिंग में थी, बिल्कुल भी सूखी नहीं थी। हालांकि उसने पहले कभी यह पैकेजिंग नहीं देखी थी, फिर भी वह बता सकता था कि यह स्वादिष्ट होगी। अब उसे और भी यकीन हो गया कि जिस होटल के बारे में गुवानियन ने बात की थी वह असली था। अब जब तुम होटल में वेटर हो तो तुम यह ब्रेड खा सकते हो। इसमें सेब जैम और चॉकलेट क्रोइसेंट का फ्लेवर है। तुम कौन सा लेना चाहोगे? गुवानियन ने पूछा। मुझे दोनों में से कोई भी ठीक लगता है, जूशी ने स्तब्ध होकर कहा। वह तो उसे स्वाद चुनने भी दे रही थी। वह तो केवल भोजन मिलने पर ही कृतज्ञ था। वह इतना नखरेबाज कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं तुम्हें नारियल वाला दूंगी। मुझे क्रोइसेंट ज्यादा पसंद है, कहे गुवानियन ने नारियल की ब्रेड जूशी को देते हुए कहा। क्या मैं सचमुच यह रोटी खा सकता हूँ? जूशी ने पूछा। बिल्कुल खा सकते हो। बेफिक्र होकर खाओ। जब हम होटल वापस आएंगे तो तुम जितनी चाहो उतनी रोटी खा सकते हो। जैसे ही गुवानियन ने बोलना समाप्त किया, जूशी ने पैकेजिंग को फाड़ दिया और बड़े बड़े निवाले खाने शुरू कर दिए। यह मुलायम मुलायम, सुगंधित और मीठा था। अंततः अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब आपको दूसरों के गिरे हुए कुकीज के टुकड़ों को मिट्टी के साथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूशी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बड़ी बहन के साथ ही रहेगा। वह उसे जहां भी जाने को कहेगी, वह बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल देगा। जूशी के भेड़िए की तरह खाने के विपरीत गुवानियन ने धीरे धीरे खाना खाया, इसलिए रोटी खाते समय उसने जूशी को होटल की स्थिति समझाने का अवसर लिया। होटल में शायद आप ज्यादा व्यस्त नहीं होंगे। जब मेहमान आएंगे तो आपको बस उन्हें चेक इन कराना होगा और फूड वेंडिंग मशीनों से परिचित कराना होगा। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको सब कुछ चलाना सिखा दूंगा। जूशी ने जोर से सिर हिलाया, उसका मुंह रोटी से भरा हुआ था। ओह, और होटल वेटरों के लिए कमरा और भोजन की व्यवस्था करता है, लेकिन कोई वेतन नहीं है। ठीक है, गुवानियन ने कहा। जूशी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप मुझे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दे रही हैं। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। मैं इसके ऊपर वेतन कैसे मांग सकता हूँ? गुवानियन मुस्कुराई और बोली, इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मेहमान रिसेप्शन पर लगे होटल के नियमों को साफ साफ देख सकें। उन्हें बताएं कि उन्हें नियम बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। और हाँ, आपको भी एक वेटर के तौर पर आपको अपना काम ठीक से करना होगा। अपने दयालु हृदय से मेहमानों को नियम तोड़ने में मदद न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और मेहमान दोनों को होटल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। वह जूशी को वेटर के रूप में काम पर रखने के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि वह दयालु था। गुवानियन दयालु लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना चाहते थे। लेकिन यदि यह दयालुता बहुत आगे बढ़ गई और इसका फायदा उठाया गया तो यह अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो बहन, जूशी ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम मुझे मना करो। हालांकि वह दयालु था, फिर भी उसका दिमाग साफ था। होटल उसका नहीं था तो वह किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल दान के लिए कैसे कर सकता था? जब वे अपनी रोटी खत्म करने के बाद होटल की ओर चल रहे थे तो उनका सामना कुछ लाशों से हुआ। ये दूसरे दर्जे के ज़ॉम्बी हैं। जूशी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बहन, हम क्या करें? कोई बात नहीं, गुवानियन ने बेपरवाही से कहा। वे हमें देख नहीं सकते, और अगर देख भी लें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चूंकि जूशी अब एक होटल वेटर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी सिस्टम से वही सुरक्षा मिली जो उसे मिली थी। निश्चित रूप से वे लाशें उनके पास से बहुत दूर नहीं गुजरी, जैसे कि वे उन्हें देख ही नहीं पा रहे हों। हालांकि वे विचित्र चेहरे सचमुच डरावने थे। गुवानियन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जूशी ने लाश को जाते हुए देखा, उसका दिल बेतहाशा खुशी से भर गया। यह सच था। अब ज़ॉम्बी उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि जिस होटल के बारे में उसकी बहन ने बात की थी, वह वास्तव में ज़ॉम्बी को भगा सकता है। जब गुवानियन जूशी को वापस होटल लेकर आया तब तक शाम हो चुकी थी। होटल के साइन बोर्ड की लाइटें पहले से ही जल रही थीं। जूशी आश्चर्य से देखता रहा। मुझे नहीं पता कि कब से बिजली की रोशनी देखी है, जूशी ने धीरे से कहा। सनशाइन बेस में ज्यादा एबिलिटी यूजर्स नहीं थे और न ही ज्यादा क्रिस्टल कोर थे। सबसे जरूरी बात, क्रिस्टल कोर से बिजली बनाने का कोई उपकरण नहीं था। चिंता मत करो, यहां बिजली कभी नहीं जाएगी। अंदर आ जाओ, गुवानियन ने कहा। जैसे ही वे होटल में दाखिल हुए, कोला और हैमबर्गर तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। बड़ी बहन, आप वापस आ गईं।
बड़ी बहन, आज हमने होटल का अच्छा ध्यान रखा। गुवानियन ने दोनों नन्हे बच्चों के सिर थपथपाए और उनकी प्रशंसा की। कोला और हैमबर्गर ने बहुत अच्छा काम किया। इस समय हैमबर्गर ने गुवानियन के पीछे जूशी को देखा और पूछा, ओह बड़ी बहन, यह भाई कौन है? क्या वह कोई नया मेहमान है? नहीं, वह नया होटल वेटर है जिसे मैंने भर्ती किया है। उसका नाम जूशी है। अब से तुम्हें उसे भाई जूशी कहना चाहिए, ठीक है? गुवानियन ने परिचय कराया। नमस्ते भाई जूशी, कोला ने आज्ञाकारी ढंग से अभिवादन किया। हैमबर्गर ने स्पष्ट रूप से कहा, भाई जूशी, आप बहुत सुंदर हैं। हालांकि वह कुछ साल की छोटी बच्ची थी, फिर भी जूशी उसकी बातें सुनकर शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ 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 हैमबर्गर, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। गुवानियन हंसा। इसके बाद वह सुशी को होटल के दौरे पर ले गईं। उन्हें कैफेटेरिया में विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरे कैबिनेट और भोजन वितरण मशीन से परिचित कराया तथा उन्हें मशीन का उपयोग करना सिखाया। जूशी ने गुवानियन की बातों को ध्यान से सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। फिर गुवानियन उसे रिसेप्शन पर ले गए, कमरे की चाबी बनाने वाली मशीन के बारे में बताया और बताया कि मेहमानों को कैसे चेक इन करना है। जूशी काफी बुद्धिमान था। गुवानियन के एक बार समझाने पर वह सब कुछ समझ गया। लेकिन वह अभी भी इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यह होटल कितना जादुई था। और इस होटल के मालिक गुवानियन ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा स्टाफ डॉर्मेट्री दिखाता हूँ, गुवानियन ने कहा। सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि स्टाफ छात्रावास फ्रंट डेस्क के दाईं ओर सीढ़ी के बगल में स्थित है। निश्चित रूप से अब वहां एक अतिरिक्त दरवाजा था। गुवानियन ने जूशी को आगे बढ़ने दिया और दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया। यद्यपि वह अतिथि कक्षों में प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन वह स्टाफ छात्रावास में प्रवेश कर सकती थी। अंदर एक साधारण सा कमरा था। हालांकि सुविधाएं गुवानियन के मुख्य कमरे जितनी अच्छी नहीं थीं, फिर भी वे मौजूदा अतिथि कमरों से बेहतर थीं। एक सिंगल बेड, सीलिंग लाइट, पर्दे, मेज और कुर्सियों का एक सेट, एक छोटी अलमारी, नल वाला एक किचन, एक छोटा इलेक्ट्रिक कुकर और खाने पीने के बर्तन, और एक बाथरूम जिसमें सिंक, टॉयलेट, शॉवर, तौलिए और टॉयलेटरीज मौजूद थे। अब से यह तुम्हारा छात्रावास होगा। तुम्हें अपनी अलमारी में स्टाफ की 2 जोड़ी वर्दी लटका कर रखनी चाहिए, गुवानियन ने जूशी से कहा। बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो दिन भी देख पाऊंगा जब मैं ऐसे कमरे में रह पाऊंगा, सुशी ने आंखें लाल करते हुए कहा। क्या मैं अब से सचमुच यहाँ रह सकता हूँ? गुवानियन ने कहा। जब तक आप एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब तक आप स्वाभाविक रूप से यहाँ रह सकते हैं। हाँ, जूशी ने जोर से सिर हिलाया। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, बहन। ठीक है, अब तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम कैफेटेरिया में जाकर खा सकते हो या अलमारी से खाना ले सकते हो, लेकिन कुछ भी बर्बाद मत करना। और जो खाना तुम ले जा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए है, समझा? स्टाफ छात्रावास से निकलने के बाद गुवानियन को थोड़ी भूख लगी। सौभाग्य से नूडल की दुकान खुल चुकी थी और सिस्टम ने उसे बताया कि यह दूसरी मंजिल पर कमरा 2010 के बगल में है। गुवानियन कोला और हैमबर्गर के साथ दूसरी मंजिल पर गई और निश्चित रूप से उसने कमरा 2010 के बगल में एक कमरा देखा। दीवार पर लगे कांच के माध्यम से वह अंदर लगभग 1 दर्जन मेज और कुर्सियां देख सकती थी, जिसमें एकल, डबल और 4 व्यक्ति टेबल शामिल थे और एक विशाल गलियारा था। बहन, क्या अब लोग इस 2010 नंबर वाले कमरे में रह सकते हैं? आप हमेशा मेहमानों को कमरा नंबर के आप से ही चेक इन क्यों करने देती हैं? कोला ने उत्सुकता से पूछा। केवल गुवानियन ही सिस्टम के साथ बातचीत सुन सकता था। कोला और हैमबर्गर को इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, क्योंकि कमरे एक एक करके खोले जाते हैं। कमरा 2010 अभी तक नहीं खोला गया है, इसलिए भले ही हम इस दरवाजे को देख सकते हैं, हम मेहमानों को इसमें नहीं रहने दे सकते, गुवानियन ने धैर्यपूर्वक समझाया। ओह, मैं समझा। हालांकि कोला को यह नहीं पता था कि कमरे कैसे खोले जाते हैं, लेकिन वह जानता था कि उसकी बहन जो कुछ भी कह रही है वह सही ही होगा, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वे तीनों एक साथ पीस नूडल शॉप में गए और 4 लोगों की मेज पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, मेज के बीच में एक टच स्क्रीन आ गई, जिस पर मेनू और कीमतें प्रदर्शित थीं। दरअसल दुकान में नूडल्स की कीमतें सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाती थीं। गुवानियन ने देखा कि शाकाहारी चावल नूडल्स के एक कटोरे की कीमत 3 अंक है, गोमांस या भेड़ के नूडल्स की कीमत 5 अंक है, और मछली टोफू, मछली गेंदों या झींगा गेंदों के साथ नूडल्स की कीमत 4 अंक है। ऐसा लग रहा था कि यह लगभग उतना ही था जितना उसने कैफेटेरिया में व्यंजनों के लिए मूल्य निर्धारित किया था, बिल्कुल भी महंगा नहीं था।
गुवानियन को वास्तव में लगा कि यह प्रणाली उसके और मेहमानों के लिए बहुत अच्छी थी। प्रत्येक टेबल पर तिल का तेल, मिर्च का तेल और सिरका था, जिसे मेहमान बिना अंक खर्च किए स्वतंत्र रूप से डाल सकते थे। बेशक नूडल्स चुनने के बाद अतिरिक्त व्यंजन जोड़े जा सकते हैं। मांस डालने पर प्रति सर्विंग 2 अंक लगते थे, बॉल डालने पर प्रति सर्विंग 1 अंक लगता था तथा सब्जियां मुफ्त में डाली जा सकती थीं, लेकिन बर्बादी की अनुमति नहीं थी। नूडल्स विभिन्न स्वादों में भी उपलब्ध थे, जिनमें कम मसालेदार, हल्का मसालेदार, मध्यम मसालेदार, मसालेदार और सुन्न करने वाला, टमाटर, अचार वाली सब्जी आदि शामिल थे। गुवानियन ने मसालेदार और सुन्न करने वाले बीफ नूडल्स का एक कटोरा चुना, कोला ने हल्के मसालेदार मछली टोफू नूडल्स चुने और हैम्बर्गर ने टमाटर के स्वाद वाले झींगा बॉल नूडल्स चुने। बेशक उन तीनों को कोई अंक खर्च करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने अपना चयन कर लिया तो मेज पर तुरंत ही उनके सामने एक छेद बन गया और नूडल्स से भरा एक भाप से भरा कटोरा ऊपर की ओर उठा तथा ऊपर उठते हुए उस छेद को भर दिया। प्रत्येक व्यक्ति के सामने जो नूडल्स आए वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने ऑर्डर किए थे, बिना किसी गलती के। बहुत खूब। यद्यपि वह पहले ही होटल के अद्भुत नज़ारे देख चुका था, फिर भी हैम्बर्गर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कोला अब काफी शांत था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और नूडल्स का एक कौर निगल लिया। स्वादिष्ट गुवानियन ने भी खूब सारा तिल का तेल और सिरका डालकर उत्सुकता से खाना शुरू कर दिया। मसालेदार और खट्टा स्वाद, चिकने और चबाने योग्य नूडल्स, कोमल और स्वादिष्ट गोमांस, यह बहुत स्वादिष्ट था। पुनर्जन्म से पहले उसे चावल के नूडल्स खाना बहुत पसंद था और अब उसने पूरा कटोरा खा लिया, यहाँ तक कि पूरा सूप भी पी गई। पेट भर खाने के बाद उसने मन ही मन सिस्टम से बात की, सिस्टम, क्या हमें नूडल शॉप के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड नहीं लगाना चाहिए? बस उस पर पीस नूडल शॉप लिख दो, वरना मेहमानों को पता ही नहीं चलेगा कि यह जगह किस लिए है। निश्चित रूप से होस्ट, सिस्टम ने तुरंत उत्तर दिया। कोला और हैम्बर्गर 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रलय का अनुभव करने के बाद भोजन के प्रति बहुत उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने भी नूडल्स के अपने कटोरे पूरी तरह से खत्म कर दिए। खाने के बाद वे कटोरे और चॉपस्टिक को वहीं छोड़ सकते थे और सिस्टम स्वचालित रूप से सफाई कर देता था। जब वे पीस नूडल शॉप से बाहर निकले तो गुवानियन ने पीछे मुड़कर देखा कि वास्तव में दुकान के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर 5 बड़े अक्षरों में लिखा था, पीस नूडल शॉप। वह सोच रही थी कि भविष्य में और कौन सी दुकानें खुलेंगी। गुवानियन को लगा कि वह इसके लिए तत्पर है। वे नीचे गए और मुख्य भवन में लौटने की तैयारी करने लगे। रास्ते में उसने कोला और हैम्बर्गर से पूछा, क्या आज कोई मेहमान आया था? लिन रू को होटल से बाहर निकाल दिया गया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब वह वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए उसका कमरा 204 अब खाली था और नए मेहमानों के लिए उपलब्ध था। हाँ थे, कोला ने तुरंत कहा, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं? गुवानियन ने हैरान होकर पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास क्रिस्टल न हो? लेकिन किसी भी चीज के बदले पॉइंट्स तो मिल ही सकते थे। सबसे बुरी स्थिति में वे बाहर जाकर कुछ पत्थर उठा सकते थे, जो एक रात रुकने के लिए पॉइंट्स के बदले काफी होंगे, है ना? क्योंकि वे बुरे थे, हैम्बर्गर ने अपनी बचकानी आवाज में कहा। वे रोटी और दूध छीनना चाहते थे, मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और उन्होंने मुझे डांटा भी। यह सही है, कोला ने कहा, उन्होंने हमें छोटे बदमाश भी कहा। कोला और हैम्बर्गर के सजीव वर्णन से गुवानियन को समझ आ गया कि क्या हुआ था। पता चला कि आज उसके जाने के बाद एक पुरुष और एक महिला आए, जो संभवतः एक जोड़ा था। पहले तो वे होटल देखकर चौंक गए, फिर लॉबी में रखी अलमारियों को भोजन से भरा हुआ देखकर वे दौड़कर वहां जाना चाहते थे और कुछ लेना चाहते थे। कोला और हैम्बर्गर ने उन्हें तुरंत रोक दिया और कहा कि वे पहले होटल के नियम पढ़ लें और कुछ भी लेने से पहले उन्हें चेक इन करना होगा। कौन जानता था कि यह दंपति नियमों पर एक नजर डालेगा और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा, यहाँ तक कि कोला और हैम्बर्गर को छोटे बदमाश कहकर कोसेगा और फिर दौड़कर अलमारियों की ओर जाएगा और ब्रेड और दूध लेने के लिए हाथ बढ़ाएगा। इसके बाद सिस्टम ने उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उन्हें ज़ोंबीज के झुंड में भेज दिया जाएगा या किसी सुदूर निर्जन स्थान पर, यह अज्ञात था। गुवानियन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वे कोला और हैम्बर्गर क्यों नहीं सुन सकते थे? होटल के नियम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, फिर वे उन्हें ठीक से क्यों नहीं पढ़ सके? यद्यपि सर्वनाश के समय संसाधन कम थे, तो क्या इससे लोगों को अधिक सतर्क नहीं होना चाहिए? वे नीचे गए और देखा कि जूशी पहले से ही सामने की मेज पर सीधा बैठा हुआ था। उसकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं, मानो उसे डर हो कि वह एक भी अतिथि को न चूक जाए। गुवानियन उसके व्यवहार से खुश हुई और जल्दी से बोली, तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है
और अब तो शाम भी हो चुकी है। तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो और कुछ खा सकते हो। कोई बात नहीं बहन, मतलब बॉस, सुशी ने कहा। मैं आधी रात तक काम करूंगी। लेकिन अगर आधी रात को मेहमान आ गए तो? इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, गु वानियन ने कहा। यद्यपि अभी तक कोई मध्यरात्रि मेहमान नहीं आया था, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो सिस्टम उसे जगा देगा, भले ही वह सो रही हो। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे जूशी के लिए विशिष्ट कार्य समय निर्धारित करने की आवश्यकता थी, अन्यथा यह छोटा पिल्ला बहुत तनावग्रस्त हो जाता। वह एक निर्दयी बॉस नहीं थी, वह अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करती थी। गोवानियन ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, क्या मैं होटल स्टाफ के लिए काम के घंटे खुद तय कर सकती हूँ? सिस्टम ने उत्तर दिया, हाँ, मेजबान स्वयं इसका निर्णय ले सकता है। गोवानियन ने एक पल सोचा, फिर जूशी से कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे काम के घंटे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तय करते हैं, जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक होगा। बाकी समय तुम अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन काम के घंटों के दौरान तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा करना होगा। कोई ढिलाई नहीं, समझे? हाँ, मैं समझ गया, सुशी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतूंगा। अच्छा, अब रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए तुम जा सकती हो। जाओ और कुछ खा लो, गुवानियन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जितना चाहो उतना खाना ले सकती हो, लेकिन जो भी खाओ उसे पूरा खाना होगा। कुछ भी बर्बाद मत करना, वरना सजा मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि एक बार में ज्यादा न खाओ। समझा? जोशी तुरंत उठा और कैफेटेरिया की ओर दौड़ा। कैबिनेट के पास से गुजरते हुए वह कोला की एक बोतल लेना नहीं भूला। उसके उत्साह को देखते हुए वह कैफेटेरिया में दावत करने वाला था। इस समय हैमबर्गर ने अचानक गुवानियन का हाथ खींचा और होटल के बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन देखो, आकाश में कितने सारे तारे हैं। कांच के दरवाजों के माध्यम से गुवानियन ने तारों से भरा आकाश भी देखा। यह बहुत सुंदर है, कोला ने कहा। गुवानियन ने पहले कभी इतना मनमोहक तारों वाला आकाश नहीं देखा था। वह खुद को कोला और हैमबर्गर को होटल के बाहर ले जाकर प्रवेश द्वार से तारों को देखने से नहीं रोक पाई। वह होटल के बाहर पूरी तरह सुरक्षित थी, इसलिए प्रवेश द्वार पर खड़े होने से कोई खतरा नहीं था। कोला, हैमबर्गर और होटल के अन्य मेहमान होटल के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षित थे। कुछ देर तक तारों को निहारने के बाद कोला ने अचानक आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन देखो, वहां कोई है। गुवानियन ने जिस दिशा में इशारा किया था उस ओर देखा और सचमुच एक आकृति तेजी से उनकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। उस आकृति के पीछे कई लड़खड़ाती आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं, शायद ज़ॉम्बी। वह आकृति नजदीक आई और उसकी आकृति देखकर ऐसा लगा कि वह एक महिला है। गुवानियन का दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या यह वही महिला मेहमान नहीं थी जिसे काम के लिए उनके दरवाजे पर लाया गया था? उसी समय महिला ने भी उन्हें देख लिया। वह तुरंत दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, सुंदर महिला, मेरी जान बचाओ। गुवानियन, क्या इस समय में यह आत्मनिंदा वास्तव में आवश्यक थी? जल्दी करो, इधर आओ। गुवानियन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। हमारे पास पहुंचते ही तुम सुरक्षित हो जाओगी। हमारे पास दौड़ो, हैमबर्गर भी जोर से चिल्लाया। महिला मानो जीवन रेखा को पकड़ते हुए उनकी ओर दौड़ी। जैसे ही वह होटल के सुरक्षित क्षेत्र में पहुंची तो लाशों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और भाग गए। लेकिन उस औरत को यह पता नहीं था। वह लड़खड़ाती हुई, रेंगती हुई गुवानियन के पास पहुंची और अंततः उसके पैरों पर गिरकर झुक गई। कोला, हैमबर्गर, यह बहुत विनम्र है, सचमुच बहुत विनम्र है, गुवानियन ने महिला को खड़े होने में मदद करते हुए कहा। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी, महिला कांपते हुए बोली। अब कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वे सब चले गए हैं। अपने पीछे देखो, गुवानियन ने उसे आश्वासन दिया। महिला ने अपना सिर घुमाया, आंखें चौड़ी कीं और वास्तव में देखा कि लाशें चली गई थीं। हे भगवान, मैं तो डर के मारे मर गई, बहन, औरत ने अभी भी कांपते हुए कहा। लेकिन ये जगह इतनी जादुई कैसे है? यहां आते ही ज़ॉम्बी ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। हाँ, पीस होटल में आपका स्वागत है, गुवानियन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सामने खड़ी महिला काफी लंबी थी, कम से कम 1.75 मीटर, तथा उसके बाल बहुत ही छोटे थे। होटल? ये होटल है? तुम इसे चलाती हो? औरत ने आश्चर्य से मुंह खुला का खुला पूछा। बहन, तुम इतनी काबिल कैसे हो? सर्वनाश में होटल चला रही हो, और ये ज़ॉम्बी को भी भगा सकता है। और हाँ, यहाँ 2 नन्हे प्यारे बच्चे भी हैं। कितने प्यारे हैं। कोला और हैमबर्गर दोनों ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। अतिथि, चलो अंदर चलते हैं और मैं आपकी जांच करूंगी, गुवानियन ने कहा।
वह उस महिला को होटल के अंदर और रिसेप्शन तक ले गई। अंदर आने के बाद से महिला ने अपना मुंह बंद नहीं किया था, खासकर जब उसने खाने पीने की चीजों और फलों से भरी अलमारी देखी। उसकी आंखें लगभग धुंधली हो गई थीं। बहन, क्या मैं पहले कुछ खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है, महिला ने लालसा भरी नजरों से कहा। जल्दी मत करो। होटल के नियमों के अनुसार आपको पहले चेक इन करना होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, गु वानियन ने समझाया। आप इस मशीन में कोई भी चीज रखकर पॉइंट्स बदल सकते हैं। आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल होटल में ठहरने के लिए कर सकते हैं। यह सुनकर महिला ने तुरंत और निर्णायक रूप से अपना कंगन उतार दिया। यह मुझे मेरे पहले प्यार ने दिया था। प्रलय के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद भी मैं इसे फेंक नहीं सकती थी। लेकिन अब इसका कोई उद्देश्य पूरा होने का समय आ गया है, महिला ने मन ही मन कहा और कंगन को मशीन पर रख दिया। जल्द ही ब्रेसलेट गायब हो गया और एक कमरे का कार्ड दिखाई दिया। महिला ने उसे उठाया और पढ़ा। नाम जुआंग जियाओक्सिया, कमरा संख्या 204, कमरे का किराया 10 पॉइंट प्रतिदिन, वर्तमान अंक 300। सब तैयार है, गु वानियन मुस्कुराई। अब आपके पास 300 पॉइंट हैं। यहाँ रुकने के लिए प्रतिदिन 10 पॉइंट लगेंगे और आप पॉइंट्स से खाना भी खरीद सकते हैं। आप कितने दिन रुकना चाहेंगे? मुझे खाने के लिए भी पॉइंट्स इस्तेमाल करने होंगे, तो मैं पहले 20 दिन रुकूंगा। मैं खाने के लिए कुछ पॉइंट्स बचा लूंगा, जुआंग शियाओक्सिया ने फैसला किया। ठीक है, जुआंग शियाओक्सिया के कार्ड पर अंक तुरंत घटकर 100 हो गए। अतिथि इधर देखो, ये होटल के नियम हैं, हैमबर्गर ने कहा। जुआंग शियाओशिया ने होटल के नियमों वाले बोर्ड की तरफ देखा। एक पल बाद उसने सिर हिलाया, समझ गया। मैं समझ गई। क्या मैं अब खाना खरीदने जा सकती हूँ? आगे बढ़ो। वहाँ कैबिनेट में खाना है और कैफेटेरिया में भी। ओह, और दूसरी मंजिल पर एक नूडल की दुकान है, गु वानियन ने उसे बताया। जुआंग शियाओक्सिया ने जो सुना उससे वह दंग रह गई। कैबिनेट में ब्रेड और दूध जैसे खाद्य पदार्थ भरे हुए थे, साथ ही फल भी थे, और फिर वहां एक कैफेटेरिया और नूडल की दुकान भी थी। यह कैसा स्वर्गीय स्थान था! मैं बहन, क्या तुम परी हो? एक परी जो नश्वर संसार में उतरी है, जुआंग शियाओक्सिया ने आश्चर्य से कहा। लेकिन जुआंग जियाओक्सिया इतनी भूखी थी कि गु वानियन के जवाब का इंतजार नहीं कर सकी। वह दौड़कर अलमारी की तरफ गई और रोटी का एक टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही वह उसे चबाने लगी, उसकी नजर पास में लगी मूल्य सूची पर पड़ी। अलमारी में रखी चीजें बिल्कुल भी महंगी नहीं थीं। कितना विचारशील! एक रोटी के टुकड़े के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। उसने वहीं निर्णय कर लिया कि यदि संभव हुआ तो वह मरते दम तक इसी होटल में रहेगी। तभी जूशी पेट भर खाकर कैफेटेरिया से बाहर आ गया। एक नए मेहमान को देखकर, हालांकि अब उनके काम के घंटे नहीं थे, उन्होंने स्वेच्छा से जुआंग शियाओक्सिया को होटल दिखाने की पेशकश की। अपनी रोटी को कुतरते हुए जुआंग जियाओक्सिया को अभी भी उसे चिढ़ाने की ऊर्जा मिली। यह सुंदर युवक कहाँ से आया है? उसने चंचलता से पूछा। मैं होटल का सर्विस स्टाफ हूँ, जूशी ने गंभीरता से जवाब दिया। जुआंग जियाओक्सिया ने तुरंत गु वानियन को अंगूठा दिखाया। बहन, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जुआंग जियाओक्सिया द्वारा खाना खरीदने के बाद जूशी उसे दूसरी मंजिल पर कमरे दिखाने के लिए ले गया। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। पुरस्कार कमरा 206, 207, 208, कमरा 204 और 205 के लिए एक अपग्रेड, 5 असीमित व्यंजन, 5 असीमित फल और 5 असीमित पेय। सिस्टम की आवाज ने अचानक घोषणा की। जैसे ही सिस्टम ने बोलना समाप्त किया, गु वानियन ने फू सिशु और फू सिहेंग को वापस आते देखा। फू सिहेंग ठीक लग रहा था, लेकिन फू सिशु उदास लग रहा था, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। गु वानियन को पता था कि वे दोनों आज लिनरु को ढूंढने गए होंगे, और उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वे खाली हाथ लौटे हैं। आखिरकार, इस सर्वनाशकारी दुनिया में, जहां संचार का कोई साधन नहीं है, किसी गायब हुए व्यक्ति को ढूंढना उतना ही कठिन है जितना कि आसमान पर चढ़ना। लेकिन गु वानियन का इसमें दखल देने का कोई इरादा नहीं था। शुरू से ही यह उसका काम नहीं था, और लिनरु ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और नियमों का उल्लंघन किया था। तो उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, दोनों भाइयों का अभिवादन किया, उन्हें बताया कि दूसरी मंजिल पर एक नई नूडल की दुकान खुली है, और बताया कि उनके कमरों का नवीनीकरण हो गया है। फिर वह कोला और हैमबर्गर लेकर नए खुले बर्तन, फल और पेय पदार्थों का जायजा लेने चली गई। ऐसा लग रहा था कि अलमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, जिसमें अब कीनू, संतरे, पोमेलो, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी भी शामिल हो गए हैं। अन्य सभी फल अलग अलग टुकड़ों में थे, लेकिन स्ट्रॉबेरी प्लास्टिक के बक्सों में थीं,
प्रत्येक बक्से में 5 स्ट्रॉबेरी थीं। वे विशेष रूप से ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहे थे। गु वानियन ने स्ट्रॉबेरी के 3 डिब्बे और एक पोमेलो लेने से खुद को नहीं रोका और योजना बनाई कि बाद में दोनों बच्चों के साथ टीवी देखते हुए उन्हें खाया जाएगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन पोमेलो काफी बड़ा था। गु वानियन को लगा कि 1 पॉइंट थोड़ा कम है, इसलिए उसने पास लगी मूल्य सूची पर लिख दिया कि एक पोमेलो की कीमत 2 पॉइंट होगी। जहां तक स्ट्रॉबेरी की बात है, चूंकि एक डिब्बे में केवल 5 स्ट्रॉबेरी थीं, इसलिए उसने उन्हें एक जगह पर रख लिया। अलमारी में 5 नए प्रकार के पेय भी थे, स्प्राइट, आइस्ड ब्लैक टी, प्लम के साथ ग्रीन टी, रॉक शुगर के साथ नाशपाती का जूस और लीची के स्वाद वाला सोडा। इन पांचों पेय पदार्थों की कीमत कोला और संतरे के जूस के बराबर थी तथा सभी की कीमत प्रति छोटी बोतल या कैन एक समान थी। पूरी तरह से भरे हुए अलमारी को देखकर गु वानियन को संतुष्टि का एहसास हुआ। इसके बाद वह कोला और हैमबर्गर को कैफेटेरिया में ले गईं, जहां उन्होंने फूड मशीन में 5 नए व्यंजन जोड़े देखे, पकौड़ी, लहसुन के स्वाद वाली क्राउन डेजी, दी सान जियान, हलचल से तले हुए आलू, बैंगन और हरी मिर्च, मीठा और खट्टा सुअर का मांस और मकई और सुअर की पसलियों का सूप। इसके अलावा पकौड़ी में विभिन्न प्रकार के भरावन विकल्प भी थे, जिनमें हरी प्याज के साथ सुअर का मांस, अंडे के साथ प्याज तथा चिकन के साथ मशरूम शामिल थे। गु वानियन ने शाकाहारी व्यंजनों की कीमतें पास की मूल्य सूची में जोड़ दी। प्रति व्यंजन 3 अंक। मांस और शाकाहारी पकौड़ी की कीमतें क्रमशः मांस और सब्जी व्यंजनों के समान ही थीं। दुर्भाग्यवश उन्होंने अभी अभी नूडल्स खाकर पेट भर लिया था, इसलिए वे अभी इन नए व्यंजनों को नहीं चख सकते थे। वे मुख्य कक्ष में लौट आए, जहां गु वानियन पोमेलो को काटने के लिए रसोई घर में गई। चकोतरा का छिलका बहुत पतला था और गूदा भरपूर था। एक टुकड़ा खाने पर वह मीठा और रसीला लगता था। वह कोला और हैमबर्गर के साथ बैठी फिल्म देखते हुए स्ट्रॉबेरी और पोमेलो खा रही थी। यह फिल्म उस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी जहां से वह अपने पुनर्जन्म से पहले आई थी। नायिका असाधारण रूप से सुंदर थी, लंबे लहराते बालों के साथ बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। गु वानियन खुद को उसका नाम खोजने से रोक नहीं पाई, जो बाई शुवेन था। कितना अफसोस है, गु वानियन ने आह भरी। इतनी खूबसूरत अभिनेत्री, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस सर्वनाशकारी दुनिया में अभी भी जीवित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि संभव हुआ तो यह होटल अधिक लोगों के लिए आश्रय स्थल बन सकेगा। बेशक उन उपद्रवियों, नियम तोड़ने वालों और धमकाने वालों को मरने दिया जा सकता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म देखने के बाद उन्होंने स्नान किया और बिस्तर पर जाने की तैयारी की। जैसे ही गु वानियन लेटी, सिस्टम की आवाज सुनाई दी, नया कार्य अनलॉक हुआ, 3 नए मेहमानों की भर्ती करें। नोट: 3 मेहमानों में से 2 का सौंदर्य स्कोर 100 में से 90 या उससे अधिक होना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं। कार्य इनाम: कमरे 209 और 210 को अनलॉक करें। कमरे 206, 207 और 208 को एक बार अपग्रेड करें। हॉट पॉट रेस्तरां को अनलॉक करें और हॉट पॉट रेस्तरां के लिए असीमित सामग्री को अनलॉक करें। गु वानियन, बेशक वह हॉट पॉट रेस्तरां का ताला खोलकर खुश थी, लेकिन सौंदर्य स्कोर के बारे में यह आवश्यकता क्या थी? यह कार्य दिखावे पर आधारित था और इसके लिए 90 से ज्यादा अंक वाले 2 लोगों की जरूरत थी। यह कितना मुश्किल होगा? सिस्टम, मैं कैसे जानूं कि किसी मेहमान का सौंदर्य स्कोर 90 से ऊपर है? आखिरकार सौंदर्यबोध काफी व्यक्तिपरक होता है ना? उसने पूछा। सिस्टम की आवाज ने भावशून्य होकर उत्तर दिया, यह सिस्टम निर्णय लेगा। यह सुनकर गु वानियन की दिलचस्पी बढ़ी। सिस्टम, आपके अनुसार मेरा सौंदर्य स्कोर क्या है? वह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी पुनर्जन्म से पहले थी। बस यह शरीर प्रलयकारी दुनिया में 1 साल से ज्यादा की कठिनाइयों से गुजरा था और काफी दुबला पतला हो गया था। मेजबान का वजन अभी कम है। एक बार जब आपका चेहरा और फिगर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो इस सिस्टम के मूल्यांकन में आपका सौंदर्य स्कोर 85 तक पहुंच सकता है, जिससे आप महान सुंदरियों की श्रेणी में आ जाएंगी। यह सुनकर गु वानियन बहुत खुश हुआ। कौन ऐसा होगा जो यह सुनना पसंद नहीं करेगा कि वह आकर्षक है? यद्यपि यह प्रणाली मानवीय नहीं थी, ठीक इसी कारण इसका स्कोरिंग अधिक मानक होना चाहिए। सिस्टम, चिंता मत करो, मैं होटल के प्रबंधन पर निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और आपके लिए बहुत सारे अंक अर्जित करूंगा। बहुत अच्छा, मेजबान। गु वानियन बिस्तर पर लेटी हुई अभी भी मुस्कुरा रही थी। बहन, तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें कुछ अच्छा सूझा है? हैमबर्गर ने उत्सुकता से उसकी बाह पकड़ते हुए पूछा। गु वानियन ने अपने छोटे गाल पर चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं कोला और हैमबर्गर के साथ खुश हूँ। हम भी बहन के साथ बहुत खुश हैं। हैमबर्गर ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ फेरा।
मैं हमेशा बहन के साथ रहना चाहता हूँ। होटल का अच्छा प्रबंधन करने में बहन की मदद करना चाहता हूँ और स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा लगता है। सुबह गुवानियन ने दोनों बच्चों के साथ नाश्ते में पकौड़ी खाई। इन पकौड़ों के छिलके पतले थे और भरावन भरपूर था। एक को काटते ही रसीला स्वाद मुंह में इतना घुल गया कि उसे निगलना मुश्किल हो गया। इसके अलावा पकौड़ी के साथ सिरका और सोया सॉस भी आया। यह प्रणाली वास्तव में विचारशील थी। डोंगयू और जुआंग शियाओक्सिया भी नाश्ते के लिए उनके साथ शामिल हुए। डोंगयू अपेक्षाकृत अंतर्मुखी था, लेकिन जुआंग शियाओक्सिया आग की तरह भावुक था। कभी कभी चुटकुले सुनाता था जिससे सभी जोर से हंस पड़ते थे। जूशी के वेटर होने से गुवानियन को अब रिसेप्शन पर बैठने की जरूरत नहीं रही। खाना खत्म करने के बाद वे वहीं बैठे बातें करते और हंसते रहे। थोड़ी देर बाद फू भाई भी नाश्ता खरीदने आ गए। जैसे ही जुआंग जियाओक्सिया ने उन दोनों को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुवानियन से फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बहन बॉस, क्या आप दिखने के आधार पर मेहमानों की भर्ती करती हैं? ये दो सुंदर लड़के हैं। नहीं, यह पूरी तरह से संयोग है। मेरा विश्वास करो, गुवानियन ने सही कहा। अरे, उन्हें देखकर मुझे अपने पहले प्यार की याद आ गई, जुआंग शियाओक्सिया ने आह भरी। वो भी बहुत हैंडसम था। हम हाई स्कूल के क्लासमेट थे और 1.5 साल तक डेट करते रहे। आखिरकार एक टैलेंट स्काउट ने उसे खोज निकाला, एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो एक सेलिब्रिटी बन गया। जब वह इस बारे में बात कर रही थी तो जुआंग शियाओक्सिया का चेहरा पुरानी यादों से भर गया। सचमुच? वह कौन सा पुरुष सेलिब्रिटी है? डोंगयू ने उत्सुकता से पूछा। वेई फेंगहुआ। क्या? असल में वही है, डोंगयू चिल्लाया। मैं तो सर्वनाश से पहले उसका कट्टर प्रशंसक था। हाँ हाँ, सही कहा। वह सचमुच सुंदर है। गुवानियन को लगा कि वेई फेंगुआ नाम परिचित लग रहा है और फिर उसे एहसास हुआ, क्या वह उस फिल्म का मुख्य पुरुष पात्र नहीं था जिसे उसने कल रात देखा था? वास्तव में उस फिल्म के मुख्य पुरुष और महिला दोनों ही कलाकार अद्भुत रूप से सुंदर थे, जो सौंदर्य प्रेमियों के लिए स्वर्ग था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुरुष प्रधान वास्तव में जुआंग जियाओक्सिया का पहला प्यार था। अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, डिंग। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार प्राप्त कमरे 209 और 210 को अनलॉक करें। कमरे 206, 207 और 208 को एक बार अपग्रेड करें। हॉट पॉट रेस्तरां को अनलॉक करें और हॉट पॉट रेस्तरां के लिए असीमित सामग्री को अनलॉक करें। गुवानियन, यह काम ऐसे ही कैसे पूरा हो गया? क्या चल रहा है? आखिरकार इस मिशन में मेहमानों की उपस्थिति के लिए बहुत ज्यादा जरूरतें थीं। उसने सोचा कि इसमें काफी समय लगेगा। किसने सोचा होगा कि यह काम दूसरे दिन सुबह तक पूरा हो जाएगा? नए मेहमान आ गए, एक साथ 3, और उनमें से 2 बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। गुवानियन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह उसकी किस्मत थी जो बहुत अच्छी थी, या सिस्टम ने उसके लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया था। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और सामने डेस्क पर जाने की तैयारी करने लगी ताकि देख सके कि वे किस प्रकार के सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं। बहन सराय मालिक, क्या हुआ? डोंगयू ने हैरान होकर पूछा। तभी जूशी 3 लोगों को कैफेटेरिया में ले आई और उससे कहा, बॉस, ये 3 नए मेहमान हैं। मैंने इनका चेक इन कर दिया है। ये कमरा नंबर 205, 206 और 207 में ठहरे हैं। मैं इन्हें यहाँ खाना खरीदने के लिए लाई हूँ। गुवानियन की नज़र 3 नए मेहमानों पर पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डोंगयू और जुआंग शियाओक्सिया भी इतने स्तब्ध थे कि बोल नहीं पा रहे थे। केवल प्यारे हैमबर्गर ने कहा, क्या ये कल रात की फिल्म वाले अंकल और आंटी नहीं हैं? कोला ने भी कहा, यह वास्तव में वे हैं। गुवेन ने सहजता से जुआंग जियाओक्सिया की ओर देखा। दरअसल ये नए कलाकार कोई और नहीं बल्कि पिछली रात की फिल्म के मुख्य पुरुष और महिला कलाकार वेई फेंगुआ और बाई शुवेन थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम ने उनके आकर्षण को 90 अंक से ऊपर का दर्जा दिया था। वास्तव में इस सर्वनाशकारी दुनिया में भी उन दोनों को एक साथ खड़ा देखना, एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री, आंखों को सुकून देने वाला दृश्य था। इसके अलावा उनके कपड़े और चेहरे अपेक्षाकृत साफ थे और उनमें थकान के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। शायद उनमें विशेष योग्यताएं थीं। दूसरी मेहमान एक छोटी कद की महिला थी। गुवानियन को याद आया कि जब वह सनशाइन बेस गई थी तब उसने उसे देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसने विज्ञापन पर यकीन करके यहाँ आ गई थी। हुआ जुआंग शियाओक्सिया की आंखें भावना से लाल हो गईं जब उसने वेई फेंगुआ को देखा। तुम अभी भी जीवित हो, यह अद्भुत है। वेई फेंगुआ भी उसे देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। जुआंग शियाओक्सिया, क्या यह तुम हो? तुम यहाँ कैसे?
मैं कल ही इस होटल में पहुंचा हूँ। जुआंग जियाओक्सिया तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। आहुआ वह वेई फेंगुआ तक पहुंची भी नहीं थी कि उसने अचानक बाई शुवेन को बगल से पूछते सुना, आहुआ क्या तुम उसे जानती हो? जुआंग शियाओक्सिया वहीं रुक गई, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसे अभी भी याद है कि एक बार वेई फेंगुआ ने उससे कहा था कि इस जीवन में आहुआ नाम केवल उसका है। पर अब कोई बात नहीं, इतने सालों से अलग रह रहे थे। शायद वो भूल गया होगा कि उसने उस वक्त क्या कहा था। अब उसे उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं था। वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। वेई फेंगुआ ने अपनी नाक रगड़ी। हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। खैर, इस सर्वनाशकारी दुनिया में एक पुराने परिचित से मिलना एक संयोग है। बाई शुवेन मुस्कुराया। मैं पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैं जानता था। हाँ, मुझे यह भी नहीं पता कि वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। वेई फेंगुआ ने फिर जुआंग शियाओक्सिया से कहा, तुम्हें उसे पहचानना चाहिए, है ना? वह सर्वनाश से पहले मेरी तरह एक बड़ी स्टार थी। यह बाई शुवेन है, जो मेरी प्रेमिका भी है। उसकी आंखें जुआंग शियाओक्सिया को चेतावनी दे रही थीं कि वह बारी से पहले कुछ न कहे। मुझे अब याद आया, डोंग यू ने कहा, उस समय हर जगह अफवाहें थीं कि फिल्मांकन के दौरान तुम दोनों को प्यार हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है। यह कहने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसने जुआंग शियाओक्सिया की ओर देखा। उसे थोड़ा पछतावा हुआ। जुआंग जियाओक्सिया के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसके मन में अब भी वेई फेंगुआ के लिए भावनाएं हैं। वो इतनी बातूनी कैसे हो सकती है? बाई शुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उस समय अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने वाले थे, लेकिन तभी प्रलय आ गया। सौभाग्य से प्रलय शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसकी और वेई फेंगुआ की विशेष क्षमताएं जागृत हो गईं। अब उसकी जल क्षमता चौथे स्तर की थी, जबकि वेई फेंगुआ की लकड़ी क्षमता तीसरे स्तर की थी। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए वे दोनों सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे और सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा बेहतर जीवन जी रहे थे। वे सनशाइन बेस से थोड़े बेहतर बेस में रह रहे थे और इस बार वे कुछ जॉम्बी को मारकर उनके क्रिस्टल्स लेकर बेस में मौजूद रसद के बदले में कुछ और लेने के इरादे से वहां आए थे। अचानक उनका कंपास खो गया। वे रास्ता भटक गए और संयोग से इस चमत्कारी होटल पर पहुंच गए। यदि होटल के कर्मचारी ने होटल के जादुई गुणों के बारे में जो कहा था वह सच है, तो वे यहीं स्थायी रूप से रहेंगे और वापस बेस पर नहीं लौटेंगे। मैं समझ गया, जुआंग शियाओक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों पूरे प्रलयकाल में एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? यह सुनकर बाई शुवेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने वेई फेंगुआ की तरफ देखा और मीठी मुस्कान के साथ बोली, यह वाकई बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, अब आप यहाँ आ ही गए हैं, तो बेझिझक बैठ जाइए। गुवानियन ने बात बदलने के लिए कहा, मैं इस होटल का मालिक हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप सुशी या मुझसे पूछ सकते हैं। आपको खाना खरीदना है ना? आप इसे इस मशीन से खरीद सकते हैं। बाई शुवेन ने उनका अभिवादन किया, फिर जूशी को मशीन से परिचित कराते हुए सुना। दूसरी महिला मेहमान ने भी गुवानियन का अभिवादन किया और बताया कि उसका नाम डू मेई है और वह सनशाइन बेस से आई है। यह कहकर वह भी उत्सुकता से खाना खरीदने चली गई। गुवानियन ने जुआंग शियाओक्सिया को वापस अपनी मेज पर बैठाया और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? डोंग यू ने भी चिंता से उसकी ओर देखा। ओह, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? मेरी चिंता मत करो। जुआंग जियाओक्सिया ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। उसके और मेरे बीच की बात वो तो बरसों पुरानी है, हाई स्कूल के जमाने की। मैं अब 25 साल की हूँ। और हाँ, दुनिया का अंत हो गया है। प्यार और रिश्तों की परवाह करने का वक्त किसके पास है? गुवानियन को पता था कि जुआंग शियाओक्सिया बहादुरी का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, ठीक है। अब हमारे पास खाने पीने का इंतजाम है, मर्दों की क्या चिंता। अरे वैसे होटल में अभी अभी हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुला है, क्या हम वहां लंच के लिए चलें? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हॉट पॉट से न हो। अगर है भी तो 2 हॉट पॉट ही काफी होंगे। तुम एक हॉट पॉट रेस्तरां भी खोल सकती हो। जुआंग शियाओक्सिया ने तुरंत अपने पूर्व प्रेमी को अपने दिमाग से निकाल दिया। तुम बहुत अद्भुत हो। यह हमारे मेहमानों के लाभ के लिए है, गुवानियन ने एक धार्मिक चेहरे के साथ कहा। और इसलिए उसे तुरंत जुआंग शियाओक्सिया और डोंग यू से प्रशंसा भरी नजरें मिली। जब वे उत्साह से बातें कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वेई फेंगुआ ने अपनी पसंद के व्यंजन चुनने के बाद चुपके से जुआंग शियाओक्सिया की ओर देखा। उसकी आंखें जटिल थीं। हॉट पॉट रेस्तरां प्रथम तल पर कमरा संख्या 201 और 202 के ठीक नीचे स्थित था। दुकान चावल नूडल की दुकान से थोड़ी बड़ी थी, जिसमें कुछ अधिक मेज और कुर्सियां थीं।
दुकान के बिल्कुल बाईं ओर एक मसाला स्टेशन था, जहां तरह तरह के मसाले भरे हुए थे। तिल का पेस्ट, तिल का तेल, हरा प्याज का तेल, कटे हुए हरे प्याज और हरा धनिया, किण्वित बीन कर्ड, ऑयस्टर सॉस, सिरका वगैरह। उसके बगल में एक मूल्य सूची थी, जिसमें लिखा था कि स्वसेवा मसालों की कीमत प्रति व्यक्ति 1 पॉइंट है। क्योंकि मेहमानों को अंक खर्च करने पड़ते थे, जबकि मालिक के रूप में गु वानियन को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह कोला और हैमबर्गर के साथ एक मेज पर बैठी थी, जबकि डोंग यू और जुआंग शियाओक्सिया उनके बगल वाली मेज पर बैठे थे। चावल नूडल की दुकान की तरह जैसे ही वे बैठे, मेज के बीच में एक टच स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें हॉट पॉट रेस्तरां का मेनू प्रदर्शित था। मेनू अविश्वसनीय रूप से विविध था, जिसमें एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मिलने वाली हर चीज मौजूद थी। इसमें फैटी बीफ, उच्च कैल्शियम वाला मेमना, हाथ से कटा हुआ बीफ, झींगा पेस्ट, एनोकी मशरूम और भी बहुत कुछ शामिल था। गुवानियन ने मेनू को काफी देर तक स्क्रॉल किया, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाई। इस व्यवस्था में सोच समझकर मीट प्लेटर्स, मीटबॉल प्लेटर्स और वेजिटेबल प्लेटर्स शामिल किए गए थे, जिससे ग्राहक कम पॉइंट्स में तरह तरह के व्यंजन आजमा सकते थे। हालांकि परोसे जाने वाले व्यंजन ज्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी काफी संतोषजनक थे। सूप बेस के कई विकल्प उपलब्ध थे, जैसे मसालेदार, टमाटर, तीन स्वाद वाले और मशरूम। ग्राहक स्प्लिट पॉट्स या क्वाड सेक्शन पॉट्स भी चुन सकते थे। कीमतें सिस्टम द्वारा पूर्व निर्धारित थीं और काफी वाजिब थीं। मांस के व्यंजन प्रति प्लेट 5 पॉइंट, मांस की थाली 10 पॉइंट, सब्जी के व्यंजन 3 पॉइंट, सब्जी की थाली 6 पॉइंट और सूप बेस 8 पॉइंट, जिसमें स्प्लिट पॉट और क्वाड सेक्शन पॉट शामिल थे। डोंग यू और जुआंग शियाओक्सिया जब मेनू को देख रहे थे, तो वे आश्चर्य से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि गु वानियन ने देखा कि वहां तले हुए कुरकुरे मांस या तले हुए मंटो स्लाइस जैसे कोई पके हुए व्यंजन नहीं थे। उसने सोचा कि शायद ये चीजें कैफेटेरिया के फूड डिस्पेंसर में उपलब्ध होने के बाद हॉटपॉट रेस्तरां में अनलॉक हो जाएंगी। बिना किसी देरी के उसने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। चूंकि उसके साथ 2 बच्चे थे, इसलिए उसने ज्यादा मसालेदार व्यंजन ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं की। उसने टमाटर और मसालेदार शोरबे वाला एक अलग बर्तन चुना, फिर बच्चों से बात करके उनकी पसंदीदा चीजें ऑर्डर कीं। बेशक उसने कुछ चीजें अगली बार के लिए बिना ऑर्डर किए छोड़ दीं। आखिरकार खाना बर्बाद तो नहीं करना चाहिए। जुआंग शियाओक्सिया और डोंग यू ने अपनी बातों का ध्यान रखते हुए संयम से ऑर्डर किया। सूप बेस के अलावा उन्होंने एक मीट प्लेट, एक सब्जी प्लेट और एक सा झींगा पेस्ट चुना। स्वाभाविक रूप से अंक उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे तथा सिस्टम उनके प्रत्येक कार्ड से आधा आधा अंक काट लेगा। नूडल की दुकान की तरह जैसे ही उन्होंने अपना ऑर्डर दिया, बर्तन और विभिन्न व्यंजन नीचे से ऊपर आ गए। बर्तन में सूप पहले से ही उबल रहा था और उसमें और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खाते समय वह अपने आप ही फिर से भर जाता था। जुआंग जियाओक्सिया और डोंग यू एक बार फिर इस पर आश्चर्यचकित हुए।